नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। भारत चीन रिश्तों का मतलब घटना चक्र का विषय है आज। और कल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जा रहे हैं चीन की यात्रा पर। उसके संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि भारत के पड़ोसी देश, खासतौर से उनसे रिश्ते, और चाइना से, खासतौर से चीन से हमारे रिश्ते कैसे हों। एक लंबे समय से बहस चल रही है, खासतौर से 1962 से, या ये कहें 1949 से। सब परिप्रेक्ष्य में अगर हम 50 साल के इतिहास पर नजर डालेंगे, उसके बाद आज चीन कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं, और दोनों के देशों के बीच में दोस्ती का क्या मतलब होना चाहिए और किस तरह से दोनों देशों के बीच में दोस्ती चलनी चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा से पूर्व संध्या पर, और देखेंगे कि इस यात्रा से क्या निकल करके आता है। हमारे बीच में बातचीत के लिए मौजूद हैं जयंत दीक्षित साहब हैं, जो कि पूर्व सचिव हैं विदेश मंत्रालय के, और कांग्रेस पार्टी की फॉरेन पॉलिसी के एडवाइज़र भी हैं। दीक्षित साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में हैं प्रवीण साहनी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमको बताएंगे कि चीन के संदर्भ में रक्षा की क्या नई रणनीति बन रही है और उस पर क्या बातचीत की संभावनाएं हो सकती हैं। और एन राम साहब हैं, पूर्व राजनयिक, हमारे बीच में। राम साहब और प्रवीण जी, आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बातचीत की इब्तिदा दीक्षित साहब हम आप ही से शुरू करेंगे। आप अटल बिहारी वाजपेयी की इस यात्रा की पूर्व संध्या पर आप क्या दीवार पे लिखा हुआ पाते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं और इस यात्रा से का क्या मकसद होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि मैत्री की ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा 1949 से अब तक हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में एक उतार चढ़ाव आए हैं। शुरुआत में 1949 से करीब 1958 तक एक मैत्री थी। उस वक्त नारा होता था हिंदी चीनी भाई भाई जी। लेकिन 1958 और 62 के बीच में जो घटनाएं हुई, उसकी वजह से चीन की असलियत हमारे सामने आ गई और हमारी जो मुश्किलातें हैं वो भी उभर कर आ गई आपसी रिश्तों में। तो दोस्ती नहीं, एक सहयोग का, एक व्यावहारिक रिश्ते का ही सपना देखना चाहिए जी। दूसरी बात ये कहूँगा कि अटल जी जो कल जा रहे हैं, एक तरह से एक पूरा घटना चक्र पूरा हो गया है। उन्होंने ये सिलसिला 1979 में किया था, जब वो विदेश मंत्री थे, वो गए थे बीजिंग, और ये हमारे कूटनीतिक रिश्तों को ऊपरी स्तर पर लाने के सिर्फ 3 साल बाद गए थे। 1976 में हमने दोबारा एम्बेसडर भेजा था 14 साल के बाद। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है, मैं पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं कर रहा हूँ, जो आजकल अभी जो हो रहा है। राजीव गांधी के दिसंबर 1988 में एक बहुत बड़ा उनका विजिट हुआ था, जहां उन्होंने देंग जियाओपिंग और उस वक्त के प्रधानमंत्री सबसे बात की थी और रिश्तों का एक नया ढांचा बनाया था, जिसमें यह कहा था कि सीमा के बारे में जो समस्या है वो हल करने में समय लगेगा, उसको अलग रखकर जितना हो सके आपस में रिश्ते बढ़ाएं। और कल जो अटल जी जा रहे हैं, 10 सालों के बाद पहली बार हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री बीजिंग जा रहे हैं। पिछली यात्रा नरसिम्हा राव जी ने सितंबर 1993 में की थी, जब मैं विदेश सचिव था। उस वक्त उन्होंने वो संधि पर दस्तखत किए थे, मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद 96 में जियांग ज़ेमिन यहाँ आए थे। तो अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय विजिट है, और अभी तक वहाँ से जो चीन की ओर से जो वक्तव्य आए हैं, उससे तो ये लगता है कि वो बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है सीमा को तय करने की, उस पर भी वो बातचीत करने तैयार हैं, ऐसे उनके वक्ताओं ने, उनके ऑफिशियल्स नहीं, मगर मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि जो क्लियरली जो आपने बहुत बढ़िया बात की कि एक तो हमको दोस्ती की बात नहीं करनी चाहिए और व्यवहारिक रिश्तों की बात करनी चाहिए, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन अगर हम देखें कि हमारी प्रायोरिटी चीन से रिश्ते बनाने में क्या होनी चाहिए, कि एक बातचीत का सिलसिला बहुत खुले रूप से चालू हो जाए, या हम ट्रेड और कॉमर्स और इकोनॉमिक रिश्तों पे बहुत खुल के बात करें? देखिए, बातचीत का सिलसिला तो पिछले 10 सालों से, 12 सालों से खूब अच्छा चल रहा है। बातचीत के ध्येय पर बात करनी चाहिए। और आजकल का जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण है, जिसमें अमेरिका का बड़ा बोलबाला है, इस प्रदेश में, एशियाई प्रदेश में
एक नया रवैया, नया घटना चक्र चला है, जिसमें यहाँ की स्थिरता, यहाँ की सुरक्षा के बारे में एशियाई देशों को आपस में बातचीत करना आवश्यक है। भारत की विदेश नीति में अगर पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो पाकिस्तान से रिश्ते और चीन से रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, प्रायोरिटी के, और चीन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादा शक्तिशाली है और वो पाकिस्तान जो कुछ करता है हम पर असर करता है, लेकिन चीन जो करता है उसका असर न सिर्फ हम पर होता है लेकिन हमारे आसपास के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण एशियाई और मध्य एशियाई देशों पर भी होता है। तो बातचीत का ध्येय होना चाहिए कि आपस के रिश्ते सभी पहलुओं पर अच्छी तरह रहें। जो मुश्किल के रिश्ते हैं, मुश्किल की समस्या है, उस पर एक ठोस बात शुरू कर दी जाए। तीसरा, चीन के जो सुरक्षा के सहयोग के कुछ नीतियां हैं पाकिस्तान के साथ और उसके कुछ जो रवैये हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ, जिससे कुछ लोगों को हिंदुस्तान में लगता है कि वो भारत को घेर लेना चाहते हैं एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से, उस पर जो गलतफहमियां हैं उसको दूर कर देना चाहिए। और इतनी उच्च स्तरीय जब बात होती है तो वो बात ज़्यादा साफ हो सकती है बिना किसी हिचकिचाहट। बिल्कुल ठीक है राम साहब, मैं आपको बिल्कुल दीक्षित जी ने थोड़ा सा तस्वीर को साफ कर दिया, लेकिन एक पक्ष में आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। चीन की जो सबसे बड़ी शंका या शक है इस समय, भारत के और अमेरिका के रिश्ते बढ़ते हुए रिश्ते हैं और चीन को लग रहा है कि हम लोग लगभग अमेरिका की गोदी में जा बैठे। ऐसे दौर में जबकि आडवाणी जी भी लौट करके आए हैं और मुशर्रफ जा रहे हैं अमेरिका की यात्रा पे, बुश के साथ बातचीत करेंगे, इस यात्रा का खास तौर से आपको लग रहा है कि हम लोग ये बात साबित करने में या साफ करने में सफल होंगे चाइना के कि हमारे अमेरिका से रिश्ते और हमारे आपसे रिश्ते में कोई दीवार और कोई बाधा नहीं है? मेरे विचार में प्रधानमंत्री की जो कल विदेश यात्रा शुरू होने वाली है उसको हम बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देख सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि भारत के रिश्ते अन्य देशों के साथ, महान शक्तियों के साथ काफ़ी सुधर रहे हैं। अमेरिका एक है, यूरोप के साथ भी, रूस के साथ तो हैं ही हमारे अच्छे संबंध। तो ऐसी स्थिति में भारत को एक प्रकार से एक एडवांटेज सा मिलता है कि स्ट्रेटेजिकली भारत का महत्व बढ़ जाता है और चीन को भी ये इस बात की आवश्यकता है कि वो भारत के साथ अपने संबंध सुधारे। इसलिए भारत के लिए एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा मौका है कि हम अपने रिश्तों को की समीक्षा करें और उन पर विचार करें, जिससे कि कम से कम उन इलाकों में जहाँ पे हमारे रिश्ते बढ़ सकते हैं, जैसे कि ट्रेड हुआ, व्यापार हुआ, साइंस हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, उनमें कुछ आगे हम लोग बढ़ सकें। जी प्रवीण, आप मुझे बताएं कि रक्षा की दृष्टि से चाइना कितना इम्पोर्टेंट, चीन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए रिश्तों की दृष्टि से भी? देखिए, पहली बात तो ये है कि रक्षा के दृष्टि से चाइना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज हमें ये समझना है पहले तो कि चाइना की पॉलिसी क्या है इंडिया की तरफ। मैं समझता हूँ चाइना की पॉलिसी के 4 एलिमेंट्स हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, चाइना क्योंकि स्ट्रेटेजिक एलाय है उसका पाकिस्तान, उसके साथ जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो न्यूक्लियर उनका वो जो रिलेशनशिप है, एक ये हिस्सा बनता है। दूसरा, चाइना की पॉलिसी है टू डिफ्यूज द कोर बॉर्डर इशू, वो उसको डिफ्यूज करते हैं। तीसरा, चाइना 93 जब दीक्षित साहब थे फॉरेन सेक्रेटरी और हमने ये बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ट्रीटी साइन करी थी, तब से लेके आज तक चाइना ने हमें एक भी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कंसेशन नहीं दिया है जी। और चौथी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि चाइना की नेशनल पावर एंड स्पेशली मिलिट्री पावर हमारे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं ये समझता हूँ इस विजिट में बहुत अच्छी बात है, ये बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स हो रही हैं MEA में कि साहब ट्रेड के ऊपर फोकस होना चाहिए, कल्चरल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, मोर विजिट्स होनी चाहिए, सब बहुत अच्छा है। बट इफ़ वी आर टू बी अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन, एटलीस्ट हमको वहाँ जाके टेबल पे हमारी जो दिक्कतें हैं या जो हम सोचते हैं, दृष्टिकोण है, कम से कम हमको वो तो रखना चाहिए। अब वो हम रखेंगे नहीं। देखिए, लास्ट विजिट हुई थी जब हमारे प्रेसिडेंट नारायणन साहब की हुई थी, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि साहब कंटेंशियस इश्यूज को हम जो है नहीं बात करेंगे। और उस समय चाइनीज प्रेसिडेंट ने हमारे प्रेसिडेंट को कहा था कि दीज आर मैटर्स ऑफ हिस्ट्री एंड दे विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू सॉर्ट आउट। अब वो देखिए, लॉन्ग टाइम जो चाइना है उसने रशिया के साथ कितनी जल्दी अपना बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया।
चाइना चाहता नहीं है, चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो इस बॉर्डर के इशू पे बातचीत करे। हम ये नहीं कहते कि कल सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए लास्ट जो हमने मिडिल सेक्टर जो कि बिल्कुल जिसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, वो नवंबर 2000 में वो एक्सचेंज किए थे मैप्स। उस समय विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने कहा था कि साहब 3 महीने के अंदर अंदर वेस्टर्न सेक्टर के मैप्स भी एक्सचेंज हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं और कुछ होगा भी नहीं। सो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को कम से कम बताना तो चाहिए। जी, हम लोग प्रवीण एक देखते हैं इंडिया चाइना रिलेशनशिप का। मैं पाठकों को, दर्शकों को बता दूं कि किस तरह से रिलेशन चले हैं, ताकि एक थोड़ा सा इतिहास पता चल जाए और उसके बाद लौट कर के आएंगे। खास तौर से हम चीन के साथ रिश्तों में थोड़ा सा असहाय या थोड़ा सा बेबस क्यों महसूस करते हैं और खटास के कारण क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और चीन क्यों नहीं चाहता है या हम क्यों नहीं चाहते हैं कि भारत से दोनों के देशों के रिश्ते बढ़िया हो। देखें हम लोग भारत चीन के रिश्तों में किस तरह से इतिहास में चले हैं। इंडिया एक्सटेंडेड ऑफिशियल रिकॉग्निशन to the People's Republic of China on December 30th, 1949. India was the second among the non-socialist countries after Burma to recognize PRC. India and China established diplomatic relations on April 1st, 1950. An agreement between India and China on trade and relations between the Tibet region of China and India was signed on April 29, 1954. Chinese Premier Zhao Enlai visited India in June 1954. A trade agreement between India and China was signed on October 14, 1954. The Indian Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru visited China on October 1954. Chinese Premier Zhou Enlai visited India in November 1956. Chinese intrusion into Indian territory in Ladakh started in 1957. The Dalai Lama left China and came to India on December 31, 1959. In September 1959, the government of China for the first time had a formal claim to 50,000 square miles of Indian territory in Ladakh and in the Northeast Frontier Agency, now known as Arunachal Pradesh. The Prime Minister of India and China met in Delhi in 1960 to discuss the boundary issue, and this was followed by the meeting between officials of the two sides. The Government of India published the report of these talks in February 1961. The Chinese agreement in the eastern sector of the Indo-China boundary in the NEFA region, now known as Arunachal Pradesh, started on September 8, 1962. Chinese forces mounted an all-out attack on October 20, 1962 on Indian defense forces along the entire India-China boundary. As a result of this, China additionally acquired about 2,500 square miles of Indian territory. The Chinese government proposed a ceasefire on October 24. India rejected the Chinese proposal on grounds that it was aimed at securing physical control of areas which were never under Chinese administrative control. The Chinese mounted another massive offensive from November 15 to 1962. On November 21st, the Chinese declared a unilateral ceasefire with prospective effect from 00 hours on November 22, 1962, and announced withdrawal of troops beginning December 1, 1962 to positions 20 kilometers behind their so-called LAC of November 7, 1959. China refused to restore the status quo as it prevailed before the Chinese aggression commenced on September 8, 1962. The part of Indian territory under occupation by China in the state of Jammu and Kashmir has an area of approximately 38,000 square kilometers. In addition, under the so-called Sino-Pakistan Boundary Agreement of 1963, Pakistan illegally ceded 5,180 square kilometers of Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir to China. दिस इज ए हिस्ट्री पार्ट। हम लोग लौट करके आएंगे और ख़ास तौर से भारत और चाइना के रिश्ते, चीन के रिश्तों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा देश और ये इतना बड़ा देश और दुनिया का 5वां बड़ा देश जो चीन है, उससे रिश्तों में खटास के मुख्य कारण क्या हैं। छोटे से ब्रेक के बाद धूप में जाना है पर यूवी रेस से त्वचा झुलस सकती है, लेकिन अब आप जा सकते हैं क्योंकि आयुष सनस्क्रीन लोशन त्वचा को दे पोषण, गोरापन और सुरक्षा धूप से। अब धूप से क्या डरना? इस उम्र में मेरे साथ सुरक्षित है।
तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो NPH दंत मंजन करना ना भूलें। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भारत और चीन के रिश्तों का मतलब, इस पर बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कल चीन की यात्रा पर जा रहे हैं और बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं जयंत दीक्षित जी, प्रवीण साहनी साहब और राम साहब। दीक्षित साहब, मैं आपसे खास तौर से पड़ोसी देशों से इंडिया को अगर आप सेंटर में करके देखें तो हमारे सबसे बहुत ज़्यादा रिश्ते बढ़िया नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम चीन की बात कर रहे हैं तो हम अभी तक ये नहीं समझ पाए आम आदमी कि भारत के रिश्ते चीन से क्यों खराब हैं, कारण क्या है, और चीन क्यों नहीं भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, या हम क्यों नहीं सुधारना चाहते। ये जैसे कहते हैं बिना किसी तर्क की एक भावनात्मक हमारा रवैया है। इसीलिए पहली बात, हमने इनसे इतनी दोस्ती की, हमको जब इनको दुनिया में कोई बड़ा मुल्क इनको मानने तैयार नहीं था, हमने इनको रिकॉग्निशन दिया। हमसे लोगों ने कहा कि आप इनकी जगह सिक्योरिटी काउंसिल में ले लीजिए, हमने कहा नहीं, चीन हमारा दोस्त है, हम नहीं लेंगे ये सीट। हमने इनके साथ इतनी अच्छी बातें की और फिर देखिए इन लोगों ने हमारी ज़मीन पर क्लेम किया, उस पर कब्जा कर लिया, और इसकी वजह से इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। ये पहली बात। दूसरा, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये जो आपने पढ़ के सुनाया जी कि उन्होंने हमारे ऊपर अकस्मात आक्रमण कर दिया, थोड़ी सी गलती है उसमें जी। 1959 से लेकर 1961 तक वो कुछ घुसपैठ कर रहे थे, हमारे लोग जवाब दे रहे थे। तो हमारे एक जनरल BM कौल साहब थे, उन्होंने पंडित जी से जाके कहा कि आप मुझे हुक्म दे दीजिए, मैं 10 दिन में इनको बिल्कुल निकाल दूंगा, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त में हमने चीनी फौजियों को देख लिया। कौल साहब को ये याद नहीं रहा कि ये वो फौजी नहीं थे, ये वो फौजी थे जो लॉन्ग मार्च पे जा चुके थे, जिन्होंने एक क्रांति लाई थी। तो पंडित जी ने जो तारीख आप बता रहे हैं, उस दिन सुबह पंडित जी कोलंबो जा रहे थे, जाने के पहले उन्होंने कहा ऑर्डर्ड द इंडियन आर्मी टू थ्रो द चाइनीज आउट। उसका जवाब था चाइनीज आक्रमण। कुछ सच्चाई देखनी चाहिए, पूरा संदर्भ देख के तय करना, नहीं तो वो झगड़ा नहीं होता। दूसरा, 1961 में शुवेन लाई साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी कि देखिए आपके कुछ ख्याल आते हैं, हमारे कुछ ख्याल आते हैं सीमा पर, तो ऐसा करते हैं कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अक्साई चीन वगैरह, वो मैं ले लेता हूँ, पूर्वी हिस्सों में आपकी आबादी है, आपका जुरिस्डिक्शन है, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। मना कर दिया। अच्छा, तीसरी बात यह जिसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, अब ऐतिहासिक बातें सच्चाई से देखनी चाहिए। मैप जो है और उसका जो विश्लेषण है कागज पे, मेमोरेंडम है, वो आपस में नहीं मिलते दोनों तरफ। उनके पास जो डॉक्यूमेंट है, हमारे पास, ये सब देखते हुए हमें कहना चाहिए छोड़िए इन सब बातों को, व्यावहारिक तौर से हम इसको तय कर लें। नहीं किया तो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है अब तक खलिश है दिल में कि साहब इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। अब ये जो आप कह रहे हैं कि इलीगली पाकिस्तान ने भी दे दिया, अब अगर आपने खुद जाके पूरी ज़मीन 1947-48 में वापस नहीं ली, तो बात को जो बात हुई उस पर शिकायत करने से क्या फ़ायदा। ये सब छोड़िए, यहाँ मैं सहमत नहीं हूँ सानी साहब से कि चीन तैयार नहीं है। हाँ, चीन हमारे से ज़्यादा एक जिसे कहते हैं शक्तिशाली स्तर पर है, बाउंड्री के बारे में। दो बातें हैं, 1988 से लेकर अब तक हर मीटिंग में जिन समस्याओं का इन्होंने विश्लेषण किया उस पर बात हुई। मैंने खुद 4 बार डेलीगेशन लीड किया। मैंने पाकिस्तान के साथ सुरक्षा का सहयोग, सीमा के बारे में, बर्मा में इन्होंने जो कुछ नेवल फैसिलिटीज़ ली हैं उसके बारे में, और
लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में संधि करने के पहले और संधि करने के बाद 1 साल तक मैंने कहा कि अगर आपने संधि की है तो आगे बढ़ना चाहिए। तो सिर्फ वो मैप्स एक्सचेंज करने में उन्होंने देर की, बाकी सब समस्याओं पर कुछ हमारी तरफ से भी रुकावटें थी, हम नहीं चाहते थे, क्योंकि पार्लियामेंट में बीच में एक रेजोल्यूशन है 1962 का कि हम भारत की 1 इंच भी जगह चीन को नहीं देंगे। क्या करिएगा आप, ये बेकार का रेजोल्यूशन है। अगर वो सचमुच में वो रेजोल्यूशन जो है पार्लियामेंट का, वो अगर डायरेक्शन है तो दो ही तरीके हैं उसको वापस ले। या तो आप चीन को कूटनीतिक ढंग से मनवा लें कि वो सारी ज़मीन हमें वापस दे दें, या फौजी पर, अगर वो नहीं होने वाला है तो आपको फौजी कार्रवाई करनी चाहिए। वो तो आपके पास न क्षमता है न अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको मानेगा। तो एक व्यावहारिक ढंग से, अब मैंने कहा अपनी शुरुआत की बात में कि पिछले 3 हफ्तों में वहाँ के स्पोक्स पर्सन ने 2 या 3 बार कहा कि हम बाउंड्री की समस्या पर बात करने तैयार हैं। आज शाम को भी, आज शाम, तो इस मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरी बात, मैं कोई ऑफिशियल सीक्रेट रिवील नहीं कर रहा हूँ, 1993 में जो बात को वहाँ के विदेश मंत्री बन गए थे, जो मेरे काउंटर पार्ट थे तांग जुआन, उन्होंने कहा कि देखिए ये संधि तो हो गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, अब बाउंड्री पे बात शुरू कर देते हैं। वो बाकी जो उसकी प्रोसीजरल चीज़ें वो चलती रहेंगी, लेकिन बाउंड्री पर नए सिद्धांतों के द्वारा बातचीत शुरू करें। और जब हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपके पास आएंगे 93 के बाद, उस वक्त उन सिद्धांतों को आप अनाउंस कर दीजिए, और सिद्धांत आपस में बातचीत करके हम तय कर सकते हैं। और नए सिद्धांत ये हैं कि ऐतिहासिक जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको आप भूल जाएं, मॉडर्न टेक्निक्स आप बनाएं सीमा तय करने के लिए, और इंटरनेशनल लॉ की जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं टू डिटरमिन अ बॉर्डर इन द हाई माउंटेन रेंजेस, उसको अफर्म कर दें। और चौथी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे इंतजाम करें जिसमें दोनों देशों के हितों को नुकसान ना हो और ज़्यादा पॉपुलेशन शिफ्ट ना हो। ये सिद्धांत मेरे दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन हम हैं जो, उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमने पहले जो आर्ग्यूमेंट है उस पर बातचीत करें। तो चीन क्यों अपना नुकसान, या वो तो बैठा हुआ मजे में जी। तो ये शिकायत करना चीन के बारे में बेकार की बात है। आपको खुद कुछ इनिशिएटिव देना चाहिए, अपने आप को फौजी ढंग से सशक्त बनाइए और साफ बात करिए उनसे जी, और कुछ ना कुछ निकल आएगा, ऐसा मेरा विश्वास। राम साहब, मैं फिर अमेरिका लिए चलता हूँ। आपको अमेरिका लगता है कि जिस तरह से हम लोग, खासतौर से जिस तरह से अमेरिका की विदेश नीति है, या अमेरिका जिस तरह से रिश्ते बना रहा है, उसमें हमारे चीन से बढ़िया रिश्ते पर नज़र अमेरिका की रहेगी, तो क्या अमेरिका इन बदलते रिश्तों को पसंद करेगा? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने को इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट ना समझें कि दूसरे देश का हम लोग केंद्र बिंदु बन जाएं। ऐसी बात नहीं है। हाँ, स्ट्रेटेजिकली इधर उधर थोड़ा बहुत देखते हैं, खासतौर से महान शक्तियाँ, लेकिन जो जैसा कि दीक्षित साहब ने कहा है कि हमारी अंदरूनी शक्ति जब तक नहीं बढ़ेगी, आर्थिक, सैनिक, इंडस्ट्रियल, और हमारा पूरा रीजन में कुछ और इन्फ्लुएंस बढ़ेगा नहीं, ये हमारे संबंध कुछ ऐसे ही शिथिल से बने रहेंगे। मैं समझता हूँ, और ये मेरा आई एम कन्विंस्ड, मेरा विचार है कि भारत चीन के का जो विवाद है सीमा पर, वो सुलझाने का ये एक अच्छा मौका है जी। और मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत के पास और कोई विकल्प है भी नहीं जी। और व्यावहारिक ढंग से अगर हम लोग इस समस्या को सुलझा लें कूटनीति द्वारा, तो इसमें हमारा बहुत फायदा है, निकट भविष्य में भी और दूर भविष्य में भी। प्रवीण, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल की बात की है दीक्षित साहब। देखिए, इसमें एक बहुत अहम बात यह है, मैं समझता हूँ कि ये जो 93 की जो ट्रीटी हुई थी, इससे हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हुआ है मिलिट्री व्यू पॉइंट से, और वो इसलिए हुआ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 93 ट्रीटी के पहले हम कहते थे सिर्फ 320 किलोमीटर होता था डेमचौक से लेकर दौलत बेट ओल्डी तक लद्दाख के अंदर, जहां 20 किलोमीटर डीमिलिटराइज जोन दोनों तरफ थी। अभी हमने क्या कर दिया इस ट्रीटी के बाद, अगर आज आप इसको रिव्यू करिए, इसमें इतनी बड़ी बड़ी खामियां हो गई हैं। जब आप कहते हैं एक ट्रेडिशनल बॉर्डर, अगर मैकमोहन लाइन था भी डिमार्केटेड नहीं, तो एक भ्रम तो था हमारी तरफ से कि साहब ये बॉर्डर इस तरीके से जा रहा है। ये अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक मिलिट्री टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि फोर्स से कोई भी पार्टी इसको बदल सकती है। अब उनकी जो बॉर्डर मैनेजमेंट है पिछले 10 साल में इतनी बढ़िया हो गई है चाइना की,
उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तिब्बत में इतना बढ़िया हो गया है, उनकी एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज इतनी बढ़िया हो गई हैं कि वो कहते हैं जिस चीज को अग्रेसिव पेट्रोलिंग, जी 2000 में जो आपके चीफ मिनिस्टर थे अरुणाचल प्रदेश के, उनका मुंह बंद करा दिया गया। वो बार बार कह रहे थे कि साहब 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक ये अरुणाचल प्रदेश में अंदर आ गए हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे वहाँ डिफेंसेस ठीक नहीं है, और जो फौज थी वो हमने ये पराक्रम में यहाँ बुला ली और उसी का कुछ हिस्सा हम इराक भेजने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बहुत नुकसान हुआ है, बट नहीं मगर देखिए, आपको एक मिनट, पर जो इशू ये है जो दीक्षित साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि इवेंचुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हमने उनको फायदा कर दिया, पर ये बॉर्डर रेजोल्यूशन गिव और टेक ही होगा, इसका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। ये एक डिले टैक्टिक्स है। अच्छा, अगर वो बॉर्डर बात होनी है, अब देखिए छोटी छोटी बातें हैं, चाइना इंश्योर करता है कि फ्यूचर में कोई जो टेरिटोरियल की जो वो डिसीजन लेंगे उसमें वो आज आपको कोई कंसेशन नहीं देते। कंसेशन देखिए, अभी अडवाणी साहब गए थे, ये ले गए थे सिंधु फेस्टिवल के लिए, दूसरी बार तीसरी बार हर साल जाते हैं, बोलते हैं कि साहब जो है अब ज्यादा पिलग्रिम्स को वहां से जाने दिया जाएगा। हमारी हमेशा रिक्वायरमेंट होती है करीबन 3000 की, वो कभी 100-150 से ज्यादा को नहीं जाने देते। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इतनी देर से कि साहब आप ये अरुणाचल का जो है रूट बहुत कल है, आप ये खोल दीजिए। वो नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि जो उनका स्टेक्स है, जो उनके क्लेम्स हैं लद्दाख में, दे गेट अफेक्टेड। सिक्किम को लीजिए आप, सिक्किम से हम बोलते हैं, अभी बोल रहे हैं कि साहब ये नथुला से आप ट्रेड शुरू करिए, ये कभी नहीं होगा। उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि अगर ये ट्रेड खुल जाता है तो जो हमारे जो है कलकत्ता से जो हमारा सामान है वो कम डिस्टेंस से और जल्दी तिब्बत को अवेलेबल होगा, बशर्ते कि मेनलैंड चाइना से। तो इसलिए अगेन उनको लगता है कि ये गड़बड़ है। तो बेसिकली देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 1172 रेजोल्यूशन है, हम गए थे उनसे 1999 में, फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह गए थे सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत करने के लिए। वो कहते हैं कि हम आपसे बातचीत करेंगे ओनली एज अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अच्छा, चाइना इज द ओनली कंट्री, देखिए आप, ऑफ द 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जो बिल्कुल अपोज करता है आपकी एंट्री इन द सिक्योरिटी काउंसिल। नॉट दैट कि होगा, वो बिल्कुल अपोज करते हैं। तो देखिए वो आपको कुछ कंसेशन देने को तैयार ही नहीं है, ये पोजीशन है। नहीं तो फिर इस विजिट का मतलब क्या? दीक्षित साहब आप कुछ डिसएग्री? मैं बहुत सहमत नहीं हूं उनसे। जी, ये टेक्निकल बात कि दमचौक से फलानी जगह तक टेक्निकली लाइन ऑफ कंट्रोल था, बेकार की बात है। जी, उनकी फौज दमचौक से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक लाइन में है। हमको पता है वो लोग कहाँ हैं, उनको पता है हम लोग कहाँ हैं। 1984 और 1987 के बीच में उन्होंने कुछ ज्यादा फॉरवर्ड पेट्रोलिंग की तो जनरल सुंदर जी ने फॉरवर्ड पोस्ट लगा दी, क्लोज कॉन्फ्रंटेशन पोस्ट लगा दी। और ये कहना कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल उनको दे दिया, जो सच्चाई वो दी नहीं जाती है। उस 1993 की जो संधि का मतलब ये था, 2 ही चीजें थी कि जो कुछ है उसको एक फर्म कर दे ताकि आगे बढ़कर वो नई लाइन ना बना ले, जी पहला। दूसरा, ये क्लोज कॉन्फ्रंटेशन जो हमारी पोस्ट की उनकी थी, उससे झगड़े के आसार थे, उसको खत्म कर दिया जाए। तीसरा, अगर वो स्टेबिलिटी मानते हैं तो हम अपनी कुछ फौजें वहां से हटाकर और जगह लगा सकते। अब बाकी जो इन्होंने बातें की हैं कि मानसरोवर नहीं जाने देते। अच्छा, सिक्किम गलती हमारी है, उनकी नहीं। उन्होंने कहा है 4 बार 1991 से लेकर 1994 तक वो लगातार हमसे कहते रहे बॉर्डर ट्रेड खोल दीजिए। और इसमें उन्होंने कहा कि आपका जो जुरिस्डिक्शन है सिक्किम पर वो ऑटोमेटिकली लेजिटिमेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे तिब्बत और चीनी जो व्यापारी हिंदुस्तान आएंगे, इट्स अ बॉर्डर ट्रेड, उनके पासपोर्ट्स पर आपकी अथॉरिटीज वीजा लगाएंगी एंड वी विल रिकॉग्नाइज दैट वीजा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो हमसे फॉर्मली कहला के शर्मिंदा मत करिए, असलियत हम मानने तैयार हैं। उनके राजदूत ने ये खुल्लम खुल्ला कलकत्ता में एक स्पीच में कहा। ये बेकार की गलतफहमी है कि वो नहीं करना देना चाहते, वो चाहते हैं। और हमारा खतरा यह था, वही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अरे उनके आदमी आ गए तो उनके साथ उनके जासूस भी आ जाएंगे, सबवर्ट कर देंगे जी। क्या हम इतने कमजोर मुल्क हैं कि कुछ व्यापारी आ गए तो हमारा देश टूट जाएगा? जी, हम लोग चलते हैं दीक्षित साहब, एक देखें कि जो अभी तक यात्राएं हुई हैं वो किस तरह से यात्राएं बढ़ी हैं, उस यात्रा कैसे बढ़ेंगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत बढ़िया बात की। हम देखें विजिट एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स। द विजिट ऑफ PM Shri Rajiv Gandhi to China in 1998 marked the resumption of political dialogue at the highest level. The two sides decided to set up a joint working group to discuss the boundary question. Since then, President Venkataraman visited China in 1992, PM Narasimha Rao in 1993, and then Vice President K.R. Narayanan in 1994.
Chinese Premier Li Peng visited India in 1991 and President Jiang Zemin in 1996. Our nuclear tests in May 1998 were adversely commented upon and assessed by China. There was a negative fallout on bilateral relations. Visit of Chinese Premier. Chinese Premier Zhu Rongzi paid an official visit of India from 13 to 18 January 2002. He visited New Delhi, Mumbai, Bangalore and Agra. During his visit, Premier Zhu met President and Vice President of India and had extensive discussions with the Prime Minister on bilateral, regional and international issues of mutual interest. He has called for broader economic cooperation and trade between the two countries. PM understood government's commitment of developing friendly and cooperative relations with China on the issues of Panchsheel, mutual sensitivity to each other's concerns and equality. PM said, we are willing to move forward in all areas of our bilateral relations while continuing to address our differences through dialogue. Premier Zhu stressed that as two largest developing countries in the world, India and China shoulder important responsibility for maintaining peace, stability and prosperity in Asia. हम लोग लौट करके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और ख़ास तौर से चाइना, चीन और पाकिस्तान के रिश्तों का क्या असर पड़ेगा भारत पर और क्या हम लोग कुछ और मुद्दे भी डिस्कस करने जा रहे हैं और व्यापार के मुद्दों पर क्या फोकस रहने वाला है, छोटे से ब्रेक के बाद। प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। MDH रूह अगरबत्ती की सुगंध, हो भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH रूह। धूप में जाना है पर यूवी रेस से त्वचा झुलस सकती है, लेकिन अब आप जा सकते हैं क्योंकि आयुष सनस्क्रीन लोशन त्वचा को दे पोषण, गोरापन और सुरक्षा धूप से। अब धूप से क्या डरना? Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. देश की राजधानी कितनी बेहाल, कितनी बदहाल और कितनी खुशहाल। क्या है आपके इलाके में बिजली, पानी, परिवहन, सड़क और सफाई व्यवस्था का हाल? अपने क्षेत्र के पार्षद और विधायक से पूछें सवाल। रात 10 से 11 बजे सोमवार से शनिवार। राजधानी। आखिर कौन है इन सब के जिम्मेदार? आपकी तरक्की के संघर्ष में आपका हमसफर जैन टीवी। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत चीन रिश्तों का मतलब। कल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जा रहे हैं चीन की यात्रा पर। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा से क्या निकल करके आने वाला है, निकलेगा भी या नहीं। बातचीत में शामिल हैं JN दीक्षित साहब, एन राम साहब और प्रवीण सानी साहब। दीक्षित साहब, मैं फिर आपके पास आता हूँ। या राम साहब, आपसे शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से चीन के रिश्ते बहुत बढ़िया और चीन के रिश्तों का पाकिस्तान का भारत पर भी असर पड़ता है। ये बात कई बार हिंदुस्तान में उठती है कि अगर चीन से रिश्ते हम सुधार रहे हैं और चीन बहुत इच्छुक है, तो चीन पाकिस्तान को मदद देना बंद क्यों नहीं करता है? चीन पाकिस्तान को मदद देना बंद कभी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे विचार में जैसे कि भारत के अच्छे संबंध थे रूस के साथ और पाकिस्तान के चीन के साथ,
ये एक इक्वेशन सा बन गया था शीत युद्ध काल में, और ये तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक कि भारत के चीन के साथ संबंध इतने नहीं सुधर जाएंगे कि चीन को इसमें कुछ फ़ायदा ज़्यादा नज़र नहीं आएगा पुरानी पोजीशन से लेने में। तो ये जो चीन के जो करीबी रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ, ये भारत को काफ़ी परेशान कर रहे हैं और परेशान करते रहे हैं। इसीलिए चीन इस पॉलिसी को मेरे ख्याल से इतनी जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। जी दीक्षित साहब, मुझे बताएं कि खास तौर से हम लोग तिब्बत पे बड़े सेंसिटिव हैं और तिब्बत की मूवमेंट, पूरी सरकार गवर्नमेंट इन एग्जाइल यहाँ पे है, उसको देखते हुए कई बार चाइना बड़े सस्पिशन की नज़र से हिंदुस्तान को देखता है। तो इस विजिट में क्या आपको लगता है कि हम लोग उस मुद्दे पर भी बात करेंगे या बात होगी? वो उठाएंगे, वो हर बातचीत में वो तिब्बत की बात हमारे साथ उठाते हैं। उनको शिकायत यह है कि हमने दलाई लामा को शरण दी है, उससे ज़्यादा उनको शिकायत यह है कि हम दलाई लामा को अपना कार्यक्रम चलाने देते हैं, उनको बाहर जाने देते हैं, चीन के खिलाफ कुछ बोलने का मौका देते हैं। हमारी नीति में कोई फ़र्क नहीं आया। 1954 से हमने उनसे कहा है कि तिब्बत पर आपकी जो सुजरनिटी है, आपकी जो एक सार्वभौम सत्ता है, वो हम मानते हैं, लेकिन वो इस संदर्भ में मानते हैं कि आपने वादा किया था कि तिब्बत जो है चीन प्रजातंत्र का एक स्वायत्ततापूर्ण प्रदेश रहेगा, ऑटोनमस रीजन रहेगा। वो जो है चीन ने पूरी तरह वादा पूरा किया नहीं। सारी समस्याएं उसी वजह से हैं, और हम जब अब वही हर बात उठाते हैं, हर बार हम तिब्बत के बारे में उनसे कोई बात नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं हमारी नीति बरकरार है, लेकिन तिब्बत के जो लोग हैं उनकी ऑटोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसका हम समर्थन करते हैं। तो लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक और स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से चीन को हमेशा घबराहट ये रहती कि ये एक बड़ा प्रदेश और हमारे उनके तिब्बत के साथ सांस्कृतिक धार्मिक बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर हिंदुस्तान तकलीफ देना चाहे तो चीनियों को घबराहट नहीं, थोड़ा सा एप्रीहेंशन, डर है कि हम तिब्बत को उकसाकर उनको तकलीफ दे सकते हैं। और अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ ज़्यादा उनको समझाने की जरूरत नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कहने की जरूरत नहीं, जो है सो है। नहीं, क्या हम ये बात कहते हैं शिद्दत के साथ? हाँ बिल्कुल, जब वो बात उठाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हमेशा उनसे कहते हैं कि देखिए हमारी नीति तो बरकरार है, साफ है, लेकिन आपने जो वादा किया था, सवाल है, प्रश्न है स्वायत्तता का, ऑटोनॉमी का। आप आईने में देख के तय करिए, आपने उसको ऑटोनॉमी दी, और जितनी आपको तकलीफें हैं ऑटोनॉमी न होने की वजह से, और इससे ज़्यादा भी बढ़ के हमने कहा है, हमने कहा है कि न सिर्फ आपने वहाँ ऑटोनॉमी नहीं दी है, लेकिन आपने वहाँ की डेमोग्राफी बदल दी। चीन के और प्रदेशों से लाके वहाँ तिब्बत में लोगों को बिठा दिया है। तिब्बत के जो वहाँ के निवासी थे पहले के, उनकी तादाद और जो लोग बाहर से आए हैं उनसे कम हो रही। तो आप जो है उस प्रदेश की सारी भौगोलिक, राजनीतिक, डेमोग्राफिक जितनी उसकी नेचर है उसको आप बदल रहे हैं। तो इससे तो ज़रूर तिब्बत में आपको तकलीफ होगी, और हम एक मित्र देश हैं, आपको समझा रहे हैं मत करिए, क्योंकि इसमें बाद में आपको और भी तकलीफ। जी प्रवीण जी, हमने न्यूक्लियर जब एक्सप्लोजन किया तो उसका चाइना ने बहुत ज़्यादा स्वागत नहीं किया और बाकी मुल्कों ने भी नहीं किया, लेकिन आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान चीन के लिए उस तरह से थ्रेट कहीं? प्रवीण जी, कहने वाले एक बात बता दूं जी, शुरू में चीन नाराज नहीं था जी। अटल जी ने जो चिट्ठी लिखी प्रेसिडेंट क्लिंटन को, खास चीन का नाम लिया, बिल्कुल इसीलिए उनको नाराज। देखिए चाइना कभी, ये दीक्षित साहब बिल्कुल सही बात है, सबको मालूम है कि वो जो एक चिट्ठी थी उससे ज़्यादा अनडिप्लोमेटिक चिट्ठी शायद नहीं लिखी गई होगी कभी। वो फौरन रिलीज कर दी गई न्यूयॉर्क टाइम्स को, तो उसके बाद जो है चाइना ने पोजीशन ली, अदरवाइज चाइना शायद उस पर कॉमेंट भी ना करता हमारे उसके ऊपर। अच्छा, दूसरी बात जो आप अभी कर रहे थे, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि देखिए चाइना को फ़ायदा क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का, कि इंडिया जो है इट रिमेन्स अ सब रीजनल पावर, चाइना इज ऑलरेडी अ एक्नॉलेज्ड रीजनल पावर। जो भी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है वो जल्दी से जल्दी पहले ये करता है कि मैं चाइना एक दौरा लगाया हूँ, वो हिंदुस्तान तो नहीं आता ना। क्लिंटन साहब 28 साल के बाद आए थे, एक कोई प्रेसिडेंट आया था। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट इसको हम अपनी उपलब्धि कहेंगे। मुझे याद है जसवंत जी ने उनको एनडीटीवी पूछा गया था कि साहब
क्या जो आपकी स्टोप टैलबर्ट के साथ 10 राउंड्स ऑफ बातचीत हुई है, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ सिर्फ जस्ट टू मेक अ पॉइंट, तो उसमें उपलब्धि क्या है, तो सबसे ऊपर उन्होंने कही थी कि प्रेसिडेंट क्लिंटन की विजिट, अब जैसे पेपर्स ने रिपोर्ट किया है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है शायद कि बुश साहब जल्दी से जल्दी यहाँ आए। देखिए सवाल ये है कि चाइना एक रीजनल पावर है, चाइना की जो इक्वेशन अमेरिका के साथ है वो इंडिया और अमेरिका की रिलेशन कभी नहीं हो सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आसियान रीजन में जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं वो कोई भी डिसीजन लेते हैं अबाउट देयर नेशनल इंटरेस्ट, दे ऑलवेज लुक अप टू चाइना फॉर चाइनाज रिएक्शन। एक डिफरेंशियल एटीट्यूड है। अब यही हो रहा है कि हमारे भी इर्द गिर्द इंडिया के आसपास, बिकॉज वी हैव बीन बॉक्स्ड एज अ सब रीजनल पावर, सारे मुल्क जो हैं वो चाइना का रिएक्शन देखते हैं कि साहब ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूं अगर हम इस बार जो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और जो हमारे मेन मुद्दे हैं चाइना के साथ, अगर हम खुल के टेबल पे नहीं रखेंगे तो ये सब मुल्क देख रहे हैं कि हम झिझक रहे हैं चाइना से बात करते हुए, उससे हमारी कोई नेशनल प्रेस्टीज बढ़ती नहीं है। जी, लेकिन दीक्षित साहब, आपको लग रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस बेबाक तरीके से बात करते हैं आराम साहब, उस बेबाक तरीके से बात कर पाएंगे चाइना के साथ? भारत के जितने प्रधानमंत्री हैं उच्च स्तरीय बातों में बेबाक रहते हैं, ये आपको बिल्कुल गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोई भी प्रधानमंत्री हमारा ऐसा नहीं था। जो प्रधानमंत्री थोड़े थोड़े समय के लिए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो हाँ बेबाक बात करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बाकियों को छोड़िए, चाहे वो मिसेस गांधी हो, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, इवन चंद्रशेखर हु वाज प्राइम मिनिस्टर ओनली फॉर 6 months, मैंने उनको देखा है बातचीत करते हुए, उच्च स्तरीय बातचीत करते हुए, बिल्कुल बिना किसी हिचक के, बहुत ही दृढ़ता के साथ भारत के हितों के बारे में बात की। जी, हम लोग देश के साथ चलिए बातचीत के अंतिम चरण में ये चलेंगे कि कहा यह जा रहा है कि बीती ताहे बितार दे आगे की सुधले, और कहा जा रहा है कि पहले इकोनॉमिक और कॉमर्शियल नेचर के मुद्दों पर चर्चा करें, और जब वो बायलैटरल रिलेशंस बढ़ जाए तो उसके बाद हम LAC की बात करें, पाकिस्तान से रिश्तों की बात करें, उसकी बात करें। देखें हम लोग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस में कहाँ तक आए हैं भारत और चीन के साथ। इंडिया एंड चाइना रिज्यूम ट्रेड ऑफिशियली इन 1978. Note the 1954 trade agreement between India and China lapsed in 1962. In 1984, the two countries signed the most favored nation agreement, the India-China Joint Group on Economic Relations and Trade in Science and Technology was established in 1988 during the visit of former PM Rajiv Gandhi to China. The JEG has met 6 times till date. Shri Marsoli Maran, the Commerce and Industry Minister, led the Indian delegation for the 6th session of the India-China Joint Economic Group on Economic Relations and Trade, Science and Technology in Beijing on February 21st and 22nd, 2000. Both sides also agreed on the need to improve direct banking, shipping and air services between the two countries. Bilateral trade has recorded rapid growth from a trade volume of $265 million in 1991 to $3569 million in 2001. In 2001, bilateral trade reached $3596.2 million, an increase of 23.4% over 2000. While our imports from China increased by 21.5%, our exports to China increased by 25.6%. Our main exports in 2001, that is slag, ash, cotton, yarn, fabric, plastic, organic chemicals, fish and seafood, stones. Our main imports in 2001, our bilateral trade is still small compared to the size of foreign trade of the two countries. Bilateral trade was $310 million in January 2002, an increase of 28.4% over a corresponding period in 2001. Indian companies Ranbaxy Limited, Dr. Reddy's Laboratory, Aurobindo Pharma and IIT Aptech have established joint ventures in China. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, कुछ बैंक्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोले हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक की बात है। और जो चाइनीज़ कंपनीज रिप्रेजेंटेड इन इंडिया है, उसमें चाइनीज़ नेशनल मशीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन है और चाइना मेट्रोलॉजिकल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन है। हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लौट करके आएंगे और देखेंगे कि बातचीत जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं इस यात्रा पर, उसमें वाणिज्यिक रिश्तों में क्या सुधार आएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया टीएमटी, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। धूप में जाना है पर यूवी रेस से त्वचा झुलस सकती है, लेकिन अब आप जा सकते हैं, क्योंकि आयुष सनस्क्रीन लोशन त्वचा को दे पोषण, गोरापन और सुरक्षा धूप से। अब धूप से क्या डरना? Rex Remedies Private Limited, Delhi, a trusted name in the world of Unani and Ayurvedic medicine. Quality with commitment. ऊपर से डालो थोड़ा सा चंकी चाट मसाला, छोले बल्ले बल्ले की बैंगन भाजा, MDH चंकी चाट मसाला, दुगने मजे वाला MDH। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भारत चीन रिश्तों का मतलब बातचीत में शामिल हैं हमारे साथ JN दीक्षित साहब, प्रवीण साहनी जी और एन राम साहब। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कल चीन की यात्रा पे जा रहे हैं और बातचीत के इस अंतिम चरण में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्यावसायिक रिश्तों में क्या सुधार हो सकता है। राम साहब आप बताएं। मेरे विचार में आर्थिक मुद्दे जो है सबसे महत्वपूर्ण हैं जी। ट्रेड जो है वो $5.2 बिलियन है, बायलैटरल टू वे ट्रेड जी, जिसमें अब भारत के निर्यात बढ़ रहे हैं। पहले तो चीन के निर्यात ज़्यादा थे, और दूसरा ये कि ये करीब 30% हर साल बढ़ रहे हैं। इसके अलावा 1.5 से 2 बिलियन तक इनफॉर्मल ट्रेड है, जो कि या तो सिंगापुर के द्वारा आता है या दुबई के द्वारा आता है या कहीं और से आता है। और मेरे ख्याल से ये जो बात कई लोग कहते हैं कि भारत और चीन की जो आर्थिक स्थिति है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। और मैं एक विचार और कहूँगा कि अगर भारत अपने लॉन्ग टर्म विकल्प देख रहा हो या ढूंढ रहा हो तो चीन उसका एक महत्वपूर्ण अंग होगा। रूस और चीन और भारत, इनका जो त्रिकोणीय कोऑपरेशन अरेंजमेंट्स हैं वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण होंगे। एक शब्द में एक बात और कहना चाहूँगा, सानी साहब ने कहा था, मेरे ख्याल से भारत को इतना एपोलॉजेटिक नहीं होना चाहिए। माना कि चीन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन भारत भी, और यही इस प्रधानमंत्री के विजिट का महत्व है कि भारत इस समय एक ऐसी स्थिति में है कि वो अपनी बातें कर सकता है खुल के और स्वाभिमान के साथ कर सकता है। जी दीक्षित साहब, मुझे ये बताएं कि हम लोग दोनों देशों की आबादी मिला दी जाए तो लगभग पूरी दुनिया की आधी आबादी बैठ जाती है, और 1/3 तो बैठती है लगभग 600 करोड़ की आबादी में से। उसमें दोनों देशों के लिए मार्केट है, उनके लिए हमारी मार्केट है, हमारे लिए उनकी मार्केट है। पर उन्होंने हमारी मार्केट को ज़्यादा एक्सप्लोर किया है और हमने उनकी मार्केट को कम एक्सप्लोर किया है। तो इन रिश्तों के बाद, खासतौर से आवागमन के बाद, जो आपने सिक्किम रूट बताया या आपने दूसरा इजी वीज़ा रिजीम जो होना चाहिए, क्या लगता है हम लोग फोकस करेंगे कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए? इस पर ज़रूर बात होगी। और देखिए, जब आप व्यापार की बात करते हैं, पैसे की बात है, सीधी सी बात है। मार्केट आपका बड़ा हो, लेकिन हालात ऐसे हों जब आपके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ढंग से नहीं हो सके तो आप और मार्केट्स में चले जाते हैं। जी। चीन और अमेरिका के जो आजकल रिश्ते हैं व्यापारिक, उसकी तुलना हम चीन और हिंदुस्तान से करें, आबादी को अलग रखें, क्यों है इतना अच्छा? क्योंकि आपस में हालात ऐसे हैं कि जहाँ खूब अच्छी तरह आयात निर्यात हो सकता है। हमारे लोग जाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि वहाँ के जो कानून हैं, वहाँ की भाषा की मुश्किल है, वहाँ के जो आर्थिक इंतजामात हैं उनसे हम वाकिफ़ नहीं। चीन, और दूसरा हम एक प्रजातंत्र हैं, तो जब हम जाते हैं तो कई तरह के नीतियों निर्णयों के अंतर्गत जाते हैं जिसमें कई लोगों की कई रायें। चीन में अगर वहाँ की अथॉरिटी कहती कि आज सुबह से एक हफ्ते तक सूरज पश्चिम में निकलेगा तो सब कहेंगे हाँ साहब पश्चिम से निकलना शुरू हो गया है। तो ये फ़र्क है। और दूसरी बात आपने जो शुरुआत में कही, हम अगर ज़्यादा उत्साह दिखाएं व्यापार और आर्थिक रिश्तों के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि हम जो मुश्किल की समस्या है उस पर बातचीत करने से हिचकिचाते हैं। जी, बिल्कुल कहना चाहिए उनसे कि देखिए ये सब आप सीख रहे हैं। देंग जियाओपिंग ने राजीव गांधी से कहा जिन पे बात चलती है वो चलने दें, बाकी धीरे धीरे करेंगे, ठीक है।
लेकिन वो धीरे धीरे बात होनी चाहिए, नहीं कि उसको आपने शेल्फ में करके बंद कर दिया। जी, ये कहना आवश्यक है। प्रवीण, मैं आपसे एक अंतिम सवाल करूंगा। जैसे हम लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए अमेरिका से तैयारी शुरू की और काफ़ी हद तक कर भी रहे हैं, लग रहा है कि चाइना के साथ इस बातचीत में कुछ इस तरह के इंतजाम की बात होगी, नोइंग ईच अदर्स मिलिट्री। समझा नहीं सवाल क्या आपका। मैं कह रहा हूँ कि डिफेंस एक्सरसाइज की बात क्या हम चाइना के साथ नहीं, वो बिल्कुल उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है जी। उसकी गुंजाइश नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उनकी सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि हम अपना मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स जैसे हम दूसरे और एरियाज में बढ़ा रहे हैं, इसमें हमें बढ़ाना चाहिए जी। अभी सिर्फ हम उसी स्टेज पर हैं, अभी हम एक्साइज की स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे प्रोग्राम में दीक्षित साहब आपका भी, प्रवीण जी आपका भी, और राम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, चीन जाएंगे, और जब लौट करके आएंगे एक बार फिर से विश्लेषण करेंगे कि चीन ने क्या दिया और भारत ने क्या दिया, और गिव एंड टेक के इन रिश्तों में या बदलते हुए हालात में पूरी दुनिया में अगर चीन के साथ मधुर रिश्तों की एक शुरुआत भी हो तो शायद ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारी शुभकामनाएं हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा की पूर्व संध्या पर। हम सोमवार को फिर मिलेंगे घटना चक्र में नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। घटना चक्र सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। फिजूल गैस इस्तेमाल करने से कोई भी फैमिली बर्बाद हो सकती है। प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्व।